वेलकम बैक गाइस। आज के लेक्चर में हम दोबारा से कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, इनको किस तरह से क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है। तो सबसे पहले हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक हमारे पास स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जो कि उस वक्त कॉल होता है जब कोई हम नया ऑब्जेक्ट पुराने ऑब्जेक्ट की मदद से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी नए ऑब्जेक्ट को पुराने ऑब्जेक्ट के इक्वल रखेंगे तो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। तो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी हेडर फाइल आ जाएगी, देन नेम स्पेस आ जाएगी। नेम स्पेस के बाद हम यहाँ पे कोई भी एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम हम यही रख लेते हैं जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर हम ले लेते हैं दो डाटा मेंबर्स। ये आ गए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक, यहाँ पर हमारा जो है कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया, सॉरी ये मेरा सिंपल कंस्ट्रक्टर आ गया। यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ, ठीक है जी, जिनकी मदद से मैं एक्स और वाई को इनिशियलाइज करूंगा। ये मैंने अपना कंस्ट्रक्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। ये मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था। अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए जी दोबारा से हम यही काम करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम यहाँ पे एक कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉन्स्ट। और यहाँ पर जो है हमारी क्लास का नेम कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं जी, एड्रेस ऑपरेटर और साथ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। ये मैंने अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, मेरे पास फिर से दो डाटा मेंबर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो मैंने क्या करना है जी, ओबीजे डॉट एक्स की मदद से डाटा असाइन करवा देना एक्स को, और देन वाई को मैंने वैल्यू असाइन करवानी है जो ओबीजे डॉट वाई में पड़ी है, ठीक है जी। तो ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाएगा हमारा डिस्प्ले का फंक्शन। हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जी डिस्प्ले का, और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को प्रिंट करवा लेंगे। मैं यहाँ पे एंड एस यूज कर रहा हूँ। एंड एस हम लोगों के पास एक मैनिपुलेटर ऑपरेटर है लाइक एंडल। ये हमारे पास एक सिंगल स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं जी। मेन फंक्शन में आने के बाद मैं जो है मेरी क्लास का मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है जी। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद अब दोबारा से मैं अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। कैसे करूंगा, उसका मेथड ये है, ठीक है जी। मैंने सिंपली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको इक्वल कर दिया मेरा जो पुराना ऑब्जेक्ट था। अब ये जो पुराना ऑब्जेक्ट है, ये जब असाइन होगा इसको तो फौरन से मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये मेरा ओबीजे वन है एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे ओबीजे वन का रेफरेंस आ रहा है। तो ओबीजे वन में एक्स की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर इस एक्स को मिल जाएगी, ओबीजे वन में जो वाई की वैल्यू थी वो यहाँ पे इस वाई को मिल जाएगी। यानी कि ओबीजे टू के अंदर ओबीजे वन की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं।
एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं जी। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर आ गया जी मेरा। और करना क्या है जी, obj1 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवा लेते हैं, ठीक है जी। और फिर एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं जी। यहाँ पे हम दे देंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हम obj2 की मदद से, सॉरी सी आउट लिखा ही नहीं, ओ सी आउट की तो ज़रूरत ही नहीं है, obj2 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवा लेते हैं जी। और यहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो हम सिस्टम पॉज की कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा प्रोग्राम था, इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं कि इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। ये मेरी आउटपुट आ गई है जी, 10 और 15 नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में। और मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था obj1, जिसकी मदद वजह से मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, उसको जब मैंने असाइन किया obj2 के, तो मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर चला जिसने मेरी obj1 की दोनों वैल्यूज obj2 को असाइन करवा दी। और जब मैंने obj2 की मदद से ये वैल्यूज को प्रिंट करवाना स्टार्ट किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला जो मेरा काम था वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी हम लोगों के पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी क्वाइट सिंपल है। इसमें यह है कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त हमने जिस भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है वो अकॉर्डिंगली कॉल हो जाता है, लाइक नंबर ऑफ पैरामीटर्स। बिकॉज ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ये है कि फंक्शन नेम भी सेम होता है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं या पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट होती है, ठीक है। रिटर्न टाइप पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं कि जो है हम लोगों के पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो इसी सिचुएशन में इसको करके देख लें, या चलिए इस तरह से करते हैं कि हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जी, ताकि जो नेक्स्ट सिचुएशन हो उसको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जी। और एग्जांपल हम कौन सी लें, कौन सी लें? कार की एग्जांपल हम कर चुके हैं। चलें जी, हम एक स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट क्लास की, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेते हैं जी, जैसे कि रोल नंबर है, और स्ट्रिंग में हम उसका नेम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो मैं इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है जी, रोल नंबर को मैं एक्स की वैल्यू दे देता हूँ, और जो मेरा नेम था उसको मैं कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ नन, ठीक है। या नल दे दें, कोई भी दे दें, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर तो बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा जी, वो मेरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। इंट एक्स, और यहाँ पे हम ले लेते हैं str, ठीक है। ये मैंने अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बॉडी बनानी स्टार्ट कर दी है। अब वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। वैल्यूज असाइन करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि हम यहाँ पे जो मेरे डाटा मेंबर्स हैं उनको इक्वल कर दूंगा जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उनके पैरामीटर, उसके पैरामीटर्स के, ठीक है जी। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अब ये मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक अपना मेन फंक्शन बना लेता हूँ। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं जी, वाइड मेन, यहाँ पे आगे, यहाँ पे हम अपनी जो क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जी, obj, ठीक है। या स्टूडेंट वन कर लेते हैं।
स्टूडेंट वन, ये इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी 10, ठीक है, बल्कि 15 दे देते हैं, मेरा रोल नंबर 15 था। तो जी मैंने ये अपना जो काम था वो कर दिया जी, मैंने अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने इसको एक वैल्यू दी। अब यहाँ पे मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर्स थे, एक कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू लेता था, दूसरा कंस्ट्रक्टर दो वैल्यूज लेता था। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी, तो ये अंडरस्टूड बात है कि अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ स्टूडेंट टू के नाम से, और इसको मैं दे देता हूँ जी रोल नंबर 28, और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं, नेम दे देते हैं असद, ठीक है जी। और इसके बाद चूंकि प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट, तो सिस्टम पॉज की कमांड यूज करते हैं, ठीक है जी। ये मैंने अपना काम कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस टाइम पे मैंने उसको एक वैल्यू दी। यहाँ पे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज दी। कंस्ट्रक्टर मेरे पास दो थे, दोनों ही पैरामीटराइज थे, एक कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू ले रहा था, दूसरा कंस्ट्रक्टर दो वैल्यूज ले रहा था, ठीक है जी। तो अब कौन से केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये हम पता लगाते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। तो जी रन तो कर लिया, लेकिन कोई भी चीज़ हमने प्रिंट तो करवाई नहीं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन लिख लेते हैं जी, डिस्प्ले का। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इनको प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट रोल नंबर एंड एस, और यहाँ पर आ जाएगा नेम, और इधर आ जाएगा एंड लाइन, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं अपना डिस्प्ले का फंक्शन जो था वो कॉल करता हूँ जी, और फिर इस जगह पर आकर भी मैं अपना डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करूँगा, लेकिन अब मैं ऑब्जेक्ट टू की मदद से करूँगा। ये लेंगे। अब हम देखते हैं जी इस प्रोग्राम को रन करके कि हमारे पास क्या एरर आता है। विच एक एरर आ गया जी, नो ऑपरेटर फाउंड विच टेक्स अ राइट हैंड ऑपरेंड ऑफ टाइप स्ट्रिंग और देयर इज नो एक्सेप्टेबल कन्वर्जन। क्या कह रहा है जी ये? अच्छा जी, एंड एस नेम, ठीक है जी। अब हम इसको चला के देख लेते हैं जी। तो ये ले जी, मेरे पास मेरी आउटपुट आ चुकी है। जो पहला मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, और सॉरी कॉल किया था, जो पहला ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था उसने पहला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, वैल्यूज जा रही थी 15 एक्स में, वो उसने रोल नंबर में स्टोर करवा दी, देन नेम में नन स्टोर था, तो यहाँ पर ये मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद जब मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने दो वैल्यूज दी, एक 28 और एक असद। तो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो 28 था वो एक्स में चला गया, जो असद था वो एस टी आर में चला गया। तो एक्स की वैल्यू जो रोल नंबर में गई है, एस टी आर की वैल्यू नेम में गई। तो यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आई है वो 28 एंड असद आई है। यानी कि मैं एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर सकता हूँ, और वो कंस्ट्रक्टर्स जो होंगे अगर तो पैरामीटराइज्ड हैं तो वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स होंगे, ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, लेकिन हम एक चीज़ मिस कर गए हैं, वो है हमारा डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर भी हमारे पास एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, या हम कह सकते हैं क्लास का एक फंक्शन होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे ही एज सुन एज द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड्स, ठीक है। जो डिस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कंपाइलर की तरफ से जैसे ही ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है। तो जो डिस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने का सिंटैक्स कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया इसी तरह से बस हम इसके साथ एक टिल्ड साइन लगा देते हैं तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। सो
इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं जी यहाँ से रिमूव, और इसके लिए हम क्या करते हैं जी, अब एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए, ठीक है जी। ये मैंने क्लास ए बनाई, यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जी अपना, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड की, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या बन गया जी, मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए जी, मुझे डिस्ट्रक्टर चाहिए। तो डिस्ट्रक्टर के लिए हम टिल्ड साइन यूज करते हैं। अब टिल्ड साइन कीबोर्ड पर किधर है, इधर तो नहीं है, ये आ गया, ठीक है जी। और इसके बाद सेम वही क्लास का नेम पैरेंथेसिस, और ये मेरा डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया जी। तो यहाँ पे भी हम एक मैसेज प्रिंट करवा के देख लेते हैं जी, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये लें जी। तो ये मेरा डिस्ट्रक्टर भी बन गया। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, जहाँ पर हमने सारी गेम दिखानी है। हम क्या करेंगे जी, मेरी क्लास थी ये, और इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ये, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ x, और उसको 1 के इक्वल रखता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, इफ यहाँ पे मैं दे देता हूँ x और a, यहाँ पर हम एक सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब हमें दे रहा है एरर, क्यों दे रहा है जी, inline 5 is inaccessible, why why। तो जी यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है जी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट होती हैं। तो इसका मतलब ये था कि दोनों फंक्शंस प्राइवेट हो चुके थे, यहाँ पे अब दोनों हमने पब्लिक कर दिए जी, ठीक है जी। ये आ गया जी। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, सिंपली सिस्टम पॉज की एक कमांड चला के देखते हैं, ये आगे जी। अब देखते हैं जी कि क्या होता है। यहाँ पे आपको एक मैजिक नजर आएगा, वो मैजिक क्या है वो आप खुद अपनी आंखों से देख लें, ठीक है जी। ये देखें, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और फिर लास्ट पे आता है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है जी। क्यों आया जी ये, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल x इक्वल टू 1 किया, उसको यहाँ पे पास किया इफ के अंदर, चूंकि x की वैल्यू जो थी वो 1 थी, इफ ट्रू था, यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और फिर क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही आप इस स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे, स्कोप जो है ऑब्जेक्ट का खत्म होगा और डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का इशू। लेकिन ये डिस्ट्रक्टर एक दफ़ा क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास डिस्ट्रक्टर एक दफ़ा आ रहा है। डिस्ट्रक्टर एक दफ़ा इसलिए आ रहा है कि ये जो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये इस ओबीजे 2 के लिए हुआ, लेकिन ओबीजे 1 के लिए नहीं हुआ। ओबीजे 1 के लिए इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसका पूरा स्कोप है ये इसका स्कोप है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, हमने कंसोल को पॉज कर दिया, एक्चुअल में हम यहाँ से बाहर गए ही नहीं, यानी कि अगर हम बाहर गए भी हैं तो हम इस ब्रैकेट से जब बाहर जाएंगे तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो जो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होनी थी वो नहीं हो पाई, ठीक है। इसके लिए हम एक और काम करके देख सकते हैं कि हम इस तरह से कर लेते हैं, इंट वाई इक्वल टू 1, इफ हम यहाँ पे इसमें y पास करवा देते हैं जी, और इस सारे को हम उठा के इसमें डाल देते हैं x, ठीक है जी। तो अब हम इसको चला के देखते हैं जी कि ये क्या काम करता है। अब देखें जी, ये देखें, कंस्ट्रक्टर भी 2 बार कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर भी 2 बार कॉल हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या कि अब इस ऑब्जेक्ट का जो
स्कोप था वो ये था, ये दो ब्रैकेट्स, और जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट था उसका स्कोप ये था। जैसे ही हम स्कोप से बाहर निकलेंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हमने देख लिए। उसके बाद जी उससे पहले हमने देखा कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, और हमने देखा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज।